नमस्कार, मैं अनिल कुमार, सीनियर लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडली नगरोटा से हिंदी विषय के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह से किया जाता है, किस किस समय को क्या क्या नाम दिया गया है, और आधुनिक काल जो विशेषकर 12वीं क्लास में एक विषय है उसके साथ हम चलेंगे। तो कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी के साथ, हिंदी साहित्य का इतिहास उपविषय के साथ, और आज का प्रकरण है काल विभाजन और आधुनिक काल। तो काल विभाजन किस तरह से किया जाता है, कब से हिंदी का सफर शुरू हुआ और आज तक पहुंचते ये किन सोपानों में से गुजरी, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर बात की थी, किस तरह से वैदिक संस्कृत से चलकर वर्तमान तक हिंदी पहुंची। उसके बाद कुछ मूलभूत तथ्य हिंदी के, उनके ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, इन बातों पर हमने चर्चा की थी। उसी के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत ही कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे हमने किए थे, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं काल विभाजन और आधुनिक काल। काल विभाजन, हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है काल विभाजन की दृष्टि से। सबसे पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। उसके बाद भक्ति काल, या जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है विद्वानों द्वारा, और इसकी समय सीमा 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। उसके बाद रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, समय सीमा इसकी 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और आधुनिक काल, इसे गद्य काल भी कहा जाता है, कविताएं भी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई, संवत 1900 से आज तक। वीरगाथा काल किस लिए कहा जाता है, या भक्ति काल या रीति काल, इनका नामकरण किस तरह से हुआ, ये एक अलग से चर्चा का विषय है। क्यों इनको ये नाम दिए गए, वीरगाथा काल में किस तरह की कविता लिखी गई, भक्ति काल में किस तरह की कविता लिखी गई, रीति काल में किस तरह की कविता लिखी गई, और आधुनिक काल में किस तरह की कविताएं लिखी गई। तो ये नामकरण एक अलग विषय, हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा विषय है, जो 12th क्लास में या 12वीं कक्षा में हिंदी विषय के साथ आधुनिक काल जो लगा हुआ है, और आधुनिक काल के अंतर्गत जो प्रवृत्तियों के आधार पर, नामकरण के आधार पर अलग अलग नाम जो दिए गए हैं, किस तरह से दिए गए, हम उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में प्रत्येक काल को हम फिर से अलग अलग करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक हिंदी साहित्य में पद्य का विकास किस तरह से हुआ, और किस तरह से जब ब्रज भाषा, भारतेंदु युग से पहले रीति काल में ब्रज भाषा जब साहित्य के सिंहासन पर आरूढ़ थी, उसके बाद भारतेंदु युग के पश्चात किस तरह से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और किस तरह ये साहित्य की भाषा बन गई, इस पर थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में लिखी जाने वाली कविता को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो काल आता है वह है भारतेंदु युग, इसको नवजागरण काल भी कहा जा सकता है। लगभग 1850 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक का समय इसका माना जाता है। उसके बाद द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इसको सुधार काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1903 से लेकर 1916 ईस्वी तक मानी जाती है। तत्पश्चात छायावादी युग, यह 1916 से लेकर 1936 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। तत्पश्चात प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक। उसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता। तो जो आधुनिक काल है, जब खड़ी बोली हिंदी जो थी वो साहित्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो गई, तो इस तरह से आधुनिक काल आते आते इस तरह से आधुनिक काल के अंतर्गत हम इस तरह से काल का विभाजन करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो जितने भी ये आधुनिक काल के अंतर्गत उपकाल जो हुए हैं, इनके विषय में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारतेंदु युग, उसकी विशेषताएं, द्विवेदी युग की विशेषताएं, या छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है।
हम अलग अलग से इन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन आज का जो विषय रहेगा वो ये कि हम थोड़ा थोड़ा इन सभी के विषय में जानें कि भारतेंदु युग से क्या अभिप्राय है, द्वितीय युग से क्या अभिप्राय है, छायावाद से क्या अभिप्राय है, प्रगतिवाद से क्या अभिप्राय है, या प्रयोगवाद से क्या अभिप्राय है। जब हमें इनके विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा, जब हम विस्तार से प्रत्येक युग की चर्चा करेंगे तो उसको हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज के लिए यही है कि आप इनके विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद इसके प्रत्येक युग के विषय में, प्रत्येक वाद के विषय में हम अलग अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस युग की क्या विशेषताएं थी, उस युग के कवि कौन कौन थे, तो किस तरह की कविता उस समय लिखी गई। ये सारी की सारी चर्चाएं हम आने वाले समय में अलग अलग से हर एक विषय में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारतेंदु युग या नवजागरण काल जिसे कहा जाता है। जहां तक नवजागरण काल का प्रश्न है, इस काल की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पहली बार जनजीवन की समस्याओं से सीधे जुड़ती है। इसमें भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ समाज सुधार की भावना भी अभिव्यक्त हुई। पारंपरिक विषयों की कविता का माध्यम ब्रज भाषा ही रही, लेकिन यहाँ तक कविताएं नवजागरण के स्वर की अभिव्यक्ति करती हैं, वहाँ उनकी भाषा हिंदी हो जाती है। कवियों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व प्रधान रहा। उन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदुस्तान की वकालत की। अन्य कवियों में उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन के नाम उल्लेखनीय हैं। ये थोड़ा सा विषय लिखा गया था, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि रीति काल के पश्चात ये आधुनिक काल का आविर्भाव हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो इसके परिवर्तन लाने वाले प्रमुख रहे। इससे पहले रीति काल तक तो ब्रज भाषा जो थी वो कवियों के अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनी हुई थी, लेकिन जब आधुनिक काल के आने से एक तो पश्चिमी जो सभ्यता की थी उसका विस्तार हुआ, उसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान का भी विस्तार हुआ जिसमें छापे खाने आए। उस समय क्या हुआ कि खड़ी बोली में लिखना आसान हो गया। इसके साथ लेखन की अलग अलग विधाएं भी सामने आई, गद्य की अलग अलग विधाएं सामने आई। जैसे कहानियां तो बड़े प्राचीन काल से लिखी चली आती जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ और कई तरह की चीज़ें जो थी, उपन्यास इत्यादि, या और तरह की कई चीज़ें जो थी वो हमारे सामने आती हैं। तो हिंदी खड़ी बोली में लिखना जो आसान हो गया, इसलिए कवियों ने धीरे धीरे करके ब्रज भाषा को छोड़ते हुए खड़ी बोली हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया। तो भारतेंदु का पहले मोह तो ब्रज भाषा के साथ रहा, लेकिन धीरे धीरे अन्य कवियों के माध्यम से इन्होंने फिर खड़ी बोली को अपना लिया और धीरे धीरे आगे चलकर जो खड़ी बोली थी वो साहित्य की भाषा बन गई। भारतेंदु युग की जो सबसे बड़ी देन है वो यही थी कि ब्रज भाषा को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे जो कविता थी या जो साहित्य था वो खड़ी बोली की तरफ अग्रसर होने लगा। तो ये था भारतेंदु युग। भारतेंदु के विषय में भी, भारतेंदु युग के विषय में आपको कुछ प्रश्न आते हैं बीच में, इसके विषय में हम विस्तार से आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग के पश्चात द्वितीय युग या जिसे सुधार काल भी कहा जाता है। तो हिंदी कविता को नया रंग रूप देने में श्रीधर पाठक का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। उनकी एकांत योगी और कश्मीर सुषमा खड़ी बोली की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। राम नरेश द्विवेदी ने अपने पथिक मिलन और स्वप्न महाकाव्यों में इस धारा का विकास किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में अनेक काव्यों की रचना की। इन काव्यों में भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, पंचवटी और जय भारत आदि उल्लेखनीय हैं। उनकी भारत भारती में स्वाधीनता आंदोलन की ललकार है। राष्ट्रीय प्रेम उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर है। इस काल में अन्य कवियों में सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथुराम शंकर शर्मा तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सफर भारतेंदु युग के में से शुरू हुआ, द्वितीय युग से इसको बहुत विस्तार मिला।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ एक तरह से खड़ी बोली को और विकास मिला और लगभग जो कवि थे उन्होंने धीरे धीरे खड़ी बोली को पूरी तरह से अपना लिया और जो खड़ी बोली भारतेंदु युग में जिसने अभी घुटनों के बल चलना सीखा था, अब धीरे धीरे वो चलने लगी थी और कवियों ने इस युग में बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ जो थे वो हिंदी साहित्य को दिए। तत्पश्चात छायावादी युग। कविता की दृष्टि से इस काल में एक दूसरी धारा भी थी जो सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी थी। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, श्री कृष्ण सरल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग की प्रमुख कृतियों में ये थे जो सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जो छायावादी युग का जो मूल था वो रहस्यवाद में छुपा हुआ था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आंसू, सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव, गुंजन, वीणा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीतिका, अनामिका तथा महादेवी वर्मा की यामा, दीपशिखा और सांध्य गीत आदि कृतियां महत्वपूर्ण हैं। कामायनी को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। छायावादोत्तर काल में हरिवंश बच्चन का नाम उल्लेखनीय है। छायावादी काव्य में आत्मपरकता, प्रकृति के अनेक रूपों का सजीव चित्रण, विश्व मानवता के प्रति प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। इस काल में मानव मन सूक्ष्म भावों को प्रकट करने की क्षमता हिंदी भाषा में विकसित हुई। तो जो प्राकृतिक सौंदर्य, जब जो वेदना थी, वो चीजें इन कवियों में देखने को मिलती हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने जैसे कहा, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं निचलोचन। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी हमें शैव प्रतिविज्ञा जो दर्शन है उसके दर्शन होते हैं। तो नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक ही तत्व की प्रधानता, कहो से जड़ जा चेतन। इस तरह से जो सूक्ष्म ज्ञान था उसकी तरफ ये कवि बढ़े। महादेवी वर्मा, जिन्हें तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, इस तरह की कविताएं लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य में स्वयं को अमर कर लिया। और भी कई बहुत ही अच्छी तरह की जो कविताएं हैं, छायावादी कविताएं, हम इन कवियों की लेखनी से देखने को मिलती हैं। तो जो खड़ी बोली अभी चलना सीख रही थी, छायावाद आते आते वो सरपट भागने लगी थी, यही इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। तत्पश्चात प्रगतिवाद। वर्ष 1936 के आसपास से कविता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। प्रगतिवाद ने कविता को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। युग की मांग के अनुरूप छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी वाद की रचनाओं में प्रगतिवाद का साथ दिया। नरेंद्र शर्मा और दिनकर जी ने भी अनेक प्रगतिवादी रचनाएं की। प्रगतिवाद के प्रति समर्पित कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री और गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम उल्लेखनीय हैं। इस धारा में समाज के शोषित वर्ग, मजदूर और किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक विषमता पर चोट की गई और हिंदी कविता में एक बार फिर से खेत खलिहानों से जुड़ गई। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। इस तरह की कविताएं कई जो प्रगतिवादी कवियों द्वारा लिखी हुई हमें देखने को मिलती हैं। तात्पर्य यह कि राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा कार्ल मार्क्स की है, कविता के क्षेत्र में वही विचारधारा जो थी वो प्रगतिवाद की थी। तत्पश्चात प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के समानांतर प्रयोगवाद की धारा भी प्रवाहित हुई। अज्ञेय को इस धारा का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। सन 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके 7 कवियों में प्रगतिवादी कवि अधिक थे। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथर और भारतभूषण अग्रवाल, ये सभी कवि प्रगतिवादी हैं।
इन कवियों ने कथ्य और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग किए, अतः तार सप्तक को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया। अज्ञे द्वारा संपादित प्रतीक में इन कवियों की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। तो प्रयोगवाद में कवियों ने अलग अलग तरह के प्रयोग किए। उनके विषय जो परिधि थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी, तो अलग अलग विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की। तो ये था एक थोड़ा सा परिचय आधुनिक काल का, कि आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन से वाद हैं, और जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादि। तो ये थी एक साधारण सी चर्चा, लेकिन हम हर एक वाद को लेकर, भारतेंदु युग को अलग से लेकर, द्विवेदी युग को अलग से लेकर, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादि को अलग से लेकर, हम एक एक विषय के साथ अलग अलग प्रेजेंटेशन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तो तब तक आप इस चीज को देखिए, कम से कम आधुनिक काल के विषय में एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाए, जिससे कि आप आने वाले समय में जब भी आपके पास में अलग अलग वादों के साथ, अलग अलग युग के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत हों तो आपको अच्छा लगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।